गो। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज 4.5 असाइनमेंट में दिया था। आई होप आप सब असाइनमेंट कर चुके होंगे। एक्सरसाइज 4.5 यस सर। यस सर। मेल में मुझे कुछ भेजे भी हो तो सर 4.5। क्लास पे भेज दूंगा सर। एक्सरसाइज 4.5 उसके तो सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने मैंने मतलब ब्रीफली ब्रीफली समझा भी दिया था, एक दो क्वेश्चन को कर भी दिया था। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 13 में अभी करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 18 जो कि कल किए थे, लास्ट को किए थे 73 में, उसको भी कर देंगे, और उसके बाद आज एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस के बारे में इंट्रो दूंगा। ठीक है ना, फिर कल हम उसके आगे प्रोसीड करेंगे। फिलहाल देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जैसा उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 14, उसके नेक्स्ट वाला 15, ऐसा क्वेश्चन भी, तीनों क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चन है। बस 13 में 2/2 का मैट्रिक्स दे रखा है, 14-15 में 3/3 का मैट्रिक्स शायद दिया है। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में ये मैट्रिक्स ए दिया है 3 1 -1 2, और बोला है कि सो दैट a² - 5a + 7i इज इक्वल टू नॉल मैट्रिक्स। बेटा ये जीरो नहीं है, नॉल मैट्रिक्स है, जीरो नहीं है, बताया था मैंने। a² ये एक मैट्रिक्स है, 5 एक मैट्रिक्स है, 7i एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या मिलता है, और एक मैट्रिक्स मिलता है। तो दिस इज जीरो मैट्रिक्स, तो इसको वेरीफाई करना है। और हेंस फाइंड ए इनवर्स, मतलब यहाँ पर हमें ए इनवर्स जो पूछा है उसको अगर आप बेटे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकालोगे तो आपको कोई भी मार्क उसके लिए नहीं मिलेगा। ये फॉर्मूला पता है आपको कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, लेकिन ये वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ पर नहीं करना है। उसने बोला है कि हेंस फाइंड ए इनवर्स, मतलब ये जो फॉर्मूला दिया है इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करके ही आपको ए इनवर्स निकालना है। अच्छा, तो पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे बेटे, ए स्क्वायर हमें चाहिए। ए स्क्वायर क्या होगा बेटे, ए इंटू ए, है ना, ए इंटू ए। ये क्या है बेटे, 3 1 - 1 2, उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 1 - 1 2। तो डायरेक्ट कर लेते हैं बेटे, ये कि 2/2 का बेटे देखो, किसी भी मैट्रिक्स का जब स्क्वायर पूछता है, क्यूब पूछता है, पावर 4, कोई भी मैट्रिक्स का जब हम पावर लेते हैं वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का लेते हैं। कभी कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम पावर नहीं ले सकते, बताया था कारण। सपोज एक 3/4 का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, उसका स्क्वायर इम्पॉसिबल है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों बेटे, क्योंकि देखो बेटे 3/4 मैट्रिक्स को उसी के साथ नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, मल्टीप्लीकेशन असंभव है ना, क्योंकि प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड पोस्ट फैक्टर का नंबर ऑफ रोज सेम नहीं है। तो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम स्क्वायर क्यूब ये सब नहीं कर सकते, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कर सकते हैं। और बेटा अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है, n/n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका स्क्वायर करो, क्यूब करो, पावर 4 करो, पावर 5 करो, जो भी करो, ये सारे के सारे मैट्रिक्स वही n/n ऑर्डर के ही आएंगे। जो ए का ऑर्डर है इन सब का ऑर्डर भी वही रहेगा, क्योंकि ए स्क्वायर मतलब क्या होगा बेटे, ए का ऑर्डर n/n है, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए का ऑर्डर n/n है। तो बेटे दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स प्रकट होगा उसका भी ऑर्डर क्या रहेगा बेटे, वही n/n ही n/n। नहीं रहेगा। तो ये सब हमें पता है, ये सब पढ़ चुके हैं। हाँ, तो ए स्क्वायर ए इंटू ए, तो एक 2/2 का मैट्रिक्स प्रकट होगा बेटे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, याद है ना बेटे, एक 2/2 का मैट्रिक्स है 8 ऐसे। 5 -5 3। हाँ, ऐसे चार एलिमेंट क्रिएट हो गए, 1 2 3 4। ये वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा बेटे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, प्री फैक्टर का फर्स्ट रो, पोस्ट फैक्टर का फर्स्ट कॉलम। 3 जा 3 प्लस 1 जा -1, कितना हो रहा है ये, 8। 8 हाँ, फिर ये वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा बेटे, प्री फैक्टर का 5 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 3 जा 3 प्लस, सॉरी 3 जा 1 प्लस 1 जा 2, है ना, 5। अरे सबको समझ में आ रहा है, ये वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 जा 3 -5 इंटू 2 जा -5। ये वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 -1 जा 1 प्लस 2 जा 2, कितना होगा बेटे, 3, 3 सर। है ना। देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करे 8 मिला, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई किए 5 मिला, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किए -5 मिला, सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई किए 3 मिला। अच्छा, उसके बाद हमें इसको वेरीफाई करना है, क्या दे रखा है बेटे, a² - 5a + 7i। ए स्क्वायर का जगह लिखो ए स्क्वायर का वैल्यू। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ,
सुबह हॉस्टल 2 का क्लास करते वक्त यही हुआ था। मैं हॉस्टल 2 का रिकॉर्डिंग क्यों पोस्ट नहीं किया बताता हूँ। हॉस्टल 2 का क्लास करते वक्त मैंने क्या किया था बेटे, पीडीएफ से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लिया था। तो पीडीएफ में कि प्रिंटिंग मिस्टेक था, फिर पीडीएफ पे ठीक से प्रिंट नहीं आया था। तो यहाँ पर बेटे जो -1 है ना बेटे, पीडीएफ में 1 हुआ था, पीडीएफ में क्या हुआ था, 1 हुआ था। तो मैं यहाँ पर 1 लिखा था, तो ए स्क्वायर निकाला था, ये तो नहीं आएगा, कुछ और आया था। ठीक है, फिर ये ए स्क्वायर -5 है, एक जगह मतलब 1 वाला डाला, और ये 7 है, और इसका आंसर नॉल नहीं आया। ऑब्वियसली नॉल नहीं आएगा, क्लियर और नॉट। तो देखो बेटे मेरा बात सुनो, एक छोटू सा माइनस साइन कितना भारी पड़ सकता है आपके ऊपर, मेरा बात समझ रहे हो। तो क्वेश्चन देख के पूरा कहाँ पर क्या लिखा है देखना होगा। -1 तो -1, अगर इसको +1 लिख दियो तो ये कभी नॉल नहीं आएगा। तो आप क्या कर दोगे, लास्ट को कंफ्यूज होके, है क्या नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, छोड़ दो जा, 0। क्लियर और नॉट। हाँ, Yes, sir. स्क्वायर Yes, कितना sir. है, 8, 5, -5, 3, -5 है, ये क्या है बेटे, 3, 1, -1, 2, +7 आई। बेटे एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर One जो है, zero zero one. हाँ जो ए का ऑर्डर उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेगा। 10,000 बार बोल चुका हूँ, 1001। कोई और ऑर्डर का लोगे तो डिफाइंड ही नहीं होगा एडिशन, ठीक है। अच्छा, जो ए का ऑर्डर है वही ऑर्डर का। तो इज इक्वल टू 8, 5, -5, 3। हाँ, ये बेटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन, 5 को लेकर अंदर सब में मल्टीप्लाई करो। 5 को 15. 5 15, minus 5 10. 5 -5 10 प्लस, ये बेटा 7007. 7007, बस इज इक्वल टू, बेटे सिंपल डायरेक्ट कर लेंगे बेटे, माइनस प्लस, मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत इजी होता है, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड सब्ट्रैक्ट करो। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा अलग होता है। तो 8 -15 +7 है ना, पहला एलिमेंट आ जाएगा 8 0. -15 +7। दूसरा एलिमेंट क्या आएगा बेटा, 5 -5 +0 है ना। तीसरा एलिमेंट क्या आएगा बेटा, -5 Plus -5 मतलब +5 है ना, मेरे पास समझ रहे हो, और +0। और ये क्या होगा, 3 -10 plus 7. +7। तो क्या है बेटे, 8 -15 -7 +7 0, 5 -5 कट गए, ये हो गया 0, -5 +5 कट गया 0, 3 -10 -7 -0। You got yourself a null matrix Yes, Of sir. order 2. RHS। तो ऑब्वियसली बेटे देखो ये हो गया। देखो बेटे मैंने जैसे किया हूँ, अगर आप ऐसे करते हो बेटे, एग्जामिनर आपके ऊपर इतना खुश होगा, आपके पेपर को बड़े प्यार से चेक करेगा। क्योंकि देखो बेटे, पूरा हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हैंड राइटिंग मतलब बहुत सुंदर होना जरूरी नहीं है, लेकिन नीट एंड क्लीन पेपर होना चाहिए। देखो मैं कहीं पर काटा नहीं हूँ, बिल्कुल काटा नहीं, हर जगह स्पेस दिया हूँ। देखो बेटे, देखो कैसे ए इंटू ए मेरा क्लियरली दिख रहा है ना, मेरे ए स्क्वायर कैसे क्लियरली दिख रहा है, सारी चीज क्लियर कट। मैट्रिक्स के एलिमेंट देखो बेटे, कैसे मैंने 3 स्पेस दे के 1 दिया, थोड़ा ज्यादा स्पेस दिया हूँ, 3 के नीचे स्पेस, 1 के नीचे स्पेस, पूरा अच्छे से लिखा हूँ, अच्छे से लिखा हूँ। फिर मल्टीप्लाई करके कितना अच्छे से लिखा हूँ, कितना सुंदर से मैं लिखा हूँ, कहीं पर मैं काटा नहीं हूँ, कहीं पर किसी को काटने की जरूरत नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं लिखने से पहले सोचता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ। आप क्या कर लेते हो एग्जाम में, पहले लिखते हो बाद में सोचते हो। क्लियर है, डोंट डू इट। हैंड एंड ब्रेन के बीच में सिंक्रोनाइजेशन लाना है आपको। ओके अच्छा, और क्या बोला है बेटे, हेंस फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालना है इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए। तो इक्वेशन क्या दे रखा है बेटा, पहले बताओ। हम तो पहले जो जिसको वेरीफाई कर दिए वो क्या दे दिया था, ए स्क्वायर गिवन दैट, ए स्क्वायर एक्चुअली गिवन दैट नहीं, वेरीफाइड दैट, लेकिन गिवन दैट लिख सकते हो, कोई नहीं। -5a +7i इज इक्वल टू नॉल। और इसी से हमें ए इनवर्स निकालना है। बेटा ध्यान रखो, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, समय ऐसा एक इक्वेशन दिया होगा और ए इनवर्स पूछा होगा। सब में इक्वेशन के दोनों तरफ या तो आप ए इनवर्स प्री मल्टीप्लाई करोगे या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे, तीनों में। या तो दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट में ए इनवर्स प्री मल्टीप्लाई करोगे या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे।
लेकिन करने से पहले आपको ये तो पता चले कि ये इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ये इनवर्स एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो तो ये सब करने का क्या फायदा। अरे बेतुकी सा बात होगा ना। तो पहले हम देखेंगे ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो बेटे ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा बेटे, 3 1 - 1 2, 3 1 - 1 2 क्या होगा बेटे, यू माइनस यू है ना, 6 माइनस माइनस 1 तो 7, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट, कल पढ़े थे बेटे नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है, राइट। अच्छा, क्या गिवन यस है, सर। क्या गिवन है बेटे, ए स्क्वायर यस सर। -5a प्लस 7i इज प्लस इक्वल 7 टू आई। नॉल। तो बेटे दोनों साइड में या तो प्री मल्टीप्लाई करोगे या तो पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन जो करोगे एक करोगे, दोनों साइड में करोगे। तो बेटे मानो मैं दोनों साइड में ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू नॉल। बेटे दोनों साइड में सेम चीज को प्री मल्टीप्लाई करते हैं या फिर सेम चीज को पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखा करो, बार बार बता रहा हूँ। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, और बेटे हमें पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ हमेशा फॉलो नहीं करता है, कभी करता है कभी नहीं करता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ हमेशा फॉलो करता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ कभी कभार फॉलो करता है, कभी कभार नहीं करता है। तो बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से ये इनवर्स को लेके ए स्क्वायर के साथ -5a के साथ प्लस 7a के साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो कि जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं या फिर एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, मैट्रिक्स का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। जो मैट्रिक्स प्री मल्टीप्लाई किए हो हमेशा आगे रहना चाहिए, जो पोस्ट मल्टीप्लाई हो पीछे रहना चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं जब ए इनवर्स को ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स नहीं लिखूंगा, क्लियर और नॉट। माइनस बेटे 5 एक स्कालर है तो बाहर आ जाएगा, 5 इंटू ए इनवर्स इंटू ए है ना, ए इनवर्स प्लस 7 स्कालर बाहर रख लिया, ए इनवर्स इंटू आई। बेटे एनी मैट्रिक्स इंटू नॉल मैट्रिक्स, नॉल है ना भाई, अरे समझ में आ रहा है ना, नॉल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो नॉल मैट्रिक्स आ जाएगा। यस सर। यस सर। और यहाँ पर बेटे पहले तो ट्रिक बताया था कि ये जो ए इनवर्स है एक ए को खा जाएगा, है ना, ए स्क्वायर में से एक ए को ए इनवर्स खा जाएगा, बचेगा बस एक ए स्क्वायर में से एक ए खा जाएगा, इनवर्स रहेगा ए। और इसको हम कल आपको प्रूव करके भी दिखाए थे। बेटे ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स दे या फिर ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर दे, दोनों की केस में ही ए इनवर्स एक ए को खा जाएगा। बेटे देखो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स मतलब क्या होता है बेटे, ए इंटू ए इनवर्स। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोस, हाँ सर ए इनवर्स को पोस्ट मल्टीप्लाई करने से भी तो होगा। दे आर द सेम, एक्चुअली दे आर द सेम, बट यहाँ पर क्यों लिखना, यहाँ पर लिखना क्यों गलत है बेटे वो बताता हूँ। एक्चुअली ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स दे आर द सेम, दोनों ही ए है, लेकिन क्यों ऐसा हम लिख रहे हैं, ए इनवर्स को आगे हमेशा लिख रहे हैं क्योंकि बेटे रूल फॉलो करते जा रहे हैं, ठीक है ना। रूल के हिसाब से बेटे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते वक्त बेटे प्री फैक्टर आगे रखोगे, पोस्ट फैक्टर पीछे पीछे रखोगे, भले ही चेंज कर देने से कम्यूटेटिव हो जा रहा हो, लेकिन हम लिखते वक्त बेटे हमेशा आगे पीछे करके ठीक से लिखेंगे, क्लियर और नॉट, मेरे को समझ आ रहा है। यस सर। ओके, अब बेटे देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, मतलब बेटे ये जो तीनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुए हैं आप इन दोनों में ब्रैकेट दे सकते हो या फिर इन दोनों में भी ब्रैकेट दे सकते हो, है ना। हाँ तो सपोज मैं इन दोनों ब्रैकेट दिया बेटे, एनी मैट्रिक्स इंटू उसका इनवर्स क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आ जाएगा बेटे, वही मैट्रिक्स, क्लियर और नॉट। अच्छा, यहाँ पर भी उसी तरह ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर मतलब क्या होगा बेटा, ए इंटू ए, और हमें पता है कि हम ऐसे ब्रैकेट भी दे सकते हैं ऐसे भी ब्रैकेट दे सकते हैं एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से, तो यहाँ पर मैं ऐसे ब्रैकेट दे रहा हूँ, ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए क्या होगा बेटे ए, अरे क्लियर हो ना। तो
तो बिल्कुल उसी तरह अगर बेटे ए इनवर्स इंटू ए क्यूब दे, ए इनवर्स इंटू ए क्यूब या फिर ए क्यूब इंटू ए इनवर्स, दोनों में ही आंसर क्या आ जाएगा बेटे ए स्क्वायर, एक ए को खा जाएगा। क्लियर और नॉट, मेरे बात समझ रहे हो? अच्छा यस सर। ओके, तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर कितना होगा बेटे ए -5। बेटे ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा बेटे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। अच्छा ए इनवर्स इंटू आई, बेटे एनी मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है बेटे, वही मैट्रिक्स आ जाता है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के आइडेंटिटी होता है ना। तो ए इनवर्स इंटू आई कितना होगा बेटे ए इनवर्स 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू नॉन। बेटे 7 ए इनवर्स को एक साइड में रखता हूँ, बाकी सब दूसरे साइड में ले आता हूँ। 7 ए इनवर्स क्या होगा बेटे -a प्लस 5i। तो बेटे ए इनवर्स कितना होगा, दोनों साइड में मैं 1/7 स्केलर मल्टीप्लाई करूंगा, तो इस साइड में क्या होगा बेटा -1/7a प्लस 5/7i। बस आगे आई थिंक आप खुद कर लोगे, ए इनवर्स ऐसे निकल जाएगा बेटे -1/7 इंटू ए क्या दिया है बताओ बेटे, ए क्या दिया है 3 1 -1 2 है ना, 3 1 -1 2, 3 1 -1 2 प्लस 5/7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा ऑर्डर का, जो ए का ऑर्डर है ना। आगे कर लो बेटे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करोगे अंदर लेके मल्टीप्लाई करोगे, स्केलर को लेके अंदर लेके Yes, sir. मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को ऐड करोगे बस। बाकी के सारे क्वेश्चन में वही है, 3/3 का मैट्रिक्स दिया गया होगा और क्वेश्चन में हो सकता है ए क्यूब भी दिया गया होगा। यहाँ पर जब ए क्यूब दे देगा बेटे थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, 3/3 जब होता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 2/2 का स्क्वायर निकालना इजी हो, मल्टीप्लिकेशन धड़ाक से निकल गया। क्यूब का थोड़ा ज़्यादा टाइम लग, मतलब 3/3 का थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। और ऊपर से अगर ए क्यूब भी पूछ लिया बेटे, देखो अगर आपको ए क्यूब उसके अंदर कभी चाहिए होगा बेटे, मैंने बताया था ए क्यूब निकालने के लिए आप ए स्क्वायर में ए मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर ए में ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों ही ए क्यूब होते हैं। क्योंकि बेटे ए क्यूब क्या है, ए इंटू ए। अब एसोसिएटिव लॉ अगर फॉलो करके इनमें ब्रैकेट दो तो क्या होगा ये बेटे ए स्क्वायर इंटू ए है ना। एसोसिएटिव लॉ फॉलो करके अगर इनमें ब्रैकेट दो क्या होगा ए इंटू ए स्क्वायर। अरे समझना, तो जैसे भी करो यू विल गेट ए क्यूब, गेट इट। ओके भाई अब पता चला ना क्यों मैथ्स टीचर को लोग पागल बोलते हैं। मैथ्स टीचर क्यों पागल हो जाते हैं, इसी वजह से, इसी वजह से है ना। आप जरा कोशिश करके देखो 3 क्लास अब कंटिन्यूसली, मतलब ऐसे चिल्ला 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 धीरे धीरे समझा समझा के देखो कितना मेहनत होता है। यू विल अंडरस्टैंड कि एक टीचर टीचर क्या होता है आपको बाद में पता चलेगा जब आप नौकरी करोगे। जब आप आईआईटी वाईआईटी लगवा दोगे या फिर एनआईटी में लगवा दोगे या फिर कोई भी इंजीनियरिंग करके कंपनी में जब जाके जॉब करोगे, कहीं पर भी बड़ा सा नौकरी करोगे, थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाओगे, तो आपको याद आएगा ये सब कैसे मुमकिन हुआ। या टीचर सब थे हमारे, क्लियर और नॉट, जो कि पढ़ाए थे, जिनके वजह से हमने एग्जाम में क्वालिफाई किए थे, एंट्रेंस क्वालिफाई किए थे, उसके बाद वो किए थे वो किए थे वो किए थे, क्लियर नॉट। तो चीज़ें समझ मतलब इसीलिए यस। पॉसिबल हो पाया। तो अच्छा ठीक है, तो मैट्रिक्स दे रखा है बेटे, ए दे रखा है और बोला है कि स्मॉल ए एंड स्मॉल बी का वैल्यू निकालो सच दैट दिस। और मैं बोला था हालांकि ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट चैप्टर में दिया है, फालतू में क्वेश्चन बिल्कुल मैट्रिक्स चैप्टर का है, इसमें डिटर्मिनेंट का कोई yes, भी sir. काम नहीं है। तो बेटे जल्दी जल्दी करते हैं बेटे, ए दिया है तो ए स्क्वायर निकालोगे बेटे, ए दिया है तो ए स्क्वायर क्या होगा बेटे ए इंटू ए। 11, 8, 4, 3. यस 3211 को उसी के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, 3211 मल्टीप्लिकेशन कर लोगे बेटे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो कितना होगा बेटे ये वाला 11, 8, 4, 3. 11,843। ओके बेटे क्या गिवन है, गिवन दैट ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू ए प्लस स्मॉल बी इंटू आई इज इक्वल टू नॉल। इसी इक्वेशन से हमें ए एंड बी का वैल्यू निकालना है। तो बेटे ए स्क्वायर कितना आया है बताओ 11,843। वो 3 है, 2 है, A and A.
2 1 1 है ना, प्लस बी। बेटा आई मतलब जो ए का ऑर्डर उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी लेंगे। 1001 नॉल कौन सा ऑर्डर का नॉल रहेगा बेटे? 2/2 एवरीबॉडी गेट इट? आज yes sir यस सर। जो ए का ऑर्डर है उसी ऑर्डर का आई उसी ऑर्डर का ओ है ना, नॉल मैट्रिक्स। अच्छा बेटे ये जीरो नहीं है, ओ है, ओ मतलब नॉल मैट्रिक्स, ठीक है ना। अच्छा तो ये क्या होगा बेटा, 11 8 4 3, और यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा 3a 2a ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताओ फिर से क्या, बी को no sir मल्टीप्लाई करेंगे बी 0 0 बी 0 0 0 0 है ना। हाँ तो बेटे देखो ये तीनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर रहे हो, तीनों मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो तो डायरेक्ट करते हैं बेटे, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते हैं, 11 प्लस 3a प्लस बी है ना, 11 प्लस 3a प्लस बी, और इधर 8 प्लस 2a प्लस 0 है ना, मतलब 8 प्लस 2a सर सिंपल। हाँ सर उससे मत लीजिए सर, वहाँ पर 4+a+0 लीजिए, डायरेक्टली a=- हो रहेगा। 4 प्लस 4+a+0 = 0। 4 प्लस a प्लस 0 इज इक्वल टू, ओह डायरेक्ट, 0 नहीं नहीं देखो नहीं नहीं, यस सर डायरेक्ट लिखने से होगा लेकिन एंट्रेंस के लिए, लेकिन ये में तो प्रोसेस चाहिए ना इसको, इस बोर्ड में, बोर्ड एंड स्कूल के एग्जाम में पूरा प्रोसेस से लिखना होगा, क्लियर हो ना। 4 प्लस a प्लस 0 एंट्रेंस में डायरेक्ट लिख लेंगे, मतलब 4 प्लस a, हाँ ये क्या होगा बेटा 3 प्लस a प्लस बी है ना, अरे समझ रहे हो। यस सर हाँ तो दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, दिस विल बी एक दूसरे का कार्बन कॉपी होंगे, दिस इज इक्वल टू दिस, सॉरी दिस इज इक्वल टू दी 0, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0 है ना। तो 11 प्लस 3a प्लस b दिस इज इक्वल टू 0, and 8 plus 2a this is also equal to 0, and 4 plus a is also equal to 0, and 3 plus a plus b is also equal to 0। बेटे 8 4 प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो a कितना आता है बेटे इधर से -4। देखो बेटे हालांकि इधर से a का वैल्यू -4 आ गया तो क्या इसका मतलब मैं यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। कारण क्या है कौन बताएगा, मैं क्यों ये तो इधर से निकल गया ना -4, क्यों इधर कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि बेटे हो सकता है इसको कैलकुलेट करके आपको a का कोई और एक वैल्यू आ जाए, और अगर ये हुआ तो क्या लिखोगे बेटे, वैल्यू ऑफ a कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, क्योंकि बेटे एक ही मैट्रिक्स में a का दो दो वैल्यू संभव नहीं है ना, इधर a का एक वैल्यू इधर a का एक वैल्यू की ना, a तो एक ही वेरिएबल है तो उसका एक ही नंबर होगा ना एट ए टाइम, एक वेरिएबल में एट ए टाइम दो दो वैल्यू रह सकते हैं क्या, x का एट ए टाइम दो वैल्यू हो सकता है क्या, इधर x 5 होगा या फिर 3 होगा, x 5 3 दोनों हो सकता है क्या एट ए टाइम, नो तो सर एक ही मैट्रिक्स में एक का एक ही वैल्यू होगा, तो इसको भी कैलकुलेट करोगे प्रोसेस से, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा बेटा -4, इधर भी देखो 2 इक्वल टू -8 इक्वल टू -4, और ये a को इधर डाल दो, b आ जाएगा, b इज इक्वल टू -11 -3a है ना, और a कितना बेटा -4, तो +12 -7 कितना आ गया 1, तो इधर क्या होगा बेटा b इज इक्वल टू -3 -a मतलब -3 -4 मतलब +4 कितना हो जाएगा 1, तो b का वैल्यू क्या है 1, ठीक है। यस सर। ओके अब ये सवाल देखो, तो यहाँ पर बेटे आपको बोला है कि A इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, A का ऑर्डर 2 है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स क्या होगा। ये कल किया था आपके सामने लेकिन दोबारा कर लेते हैं, वीडियो में नहीं आया, वीडियो में कल लास्ट को था, तर में बोला था, टाइम नहीं हुआ था, तो कर लेते हैं धड़ाक से। बेटे एक फॉर्मूला इससे निकलेगा बेटे, एक सपोज आपको क्वेश्चन पूछेगा, मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है बेटे, फॉर्मूला पूछ लेगा कि लेट डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 5, A इज इन्वर्टिबल, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ऐसा सवाल पूछ लेगा,
ए का डिटरमिनेंट दे देगा और बोलेगा कि ए इज इन्वर्टिबल, तो ए का इन्वर्स का डिटरमिनेंट कितना होगा। थोड़े यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये ऑर्डर जो 2 दे रखा है ना, बड़े फालतू में दे रखा है, 2 ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर 2 दे, 4 दे, 5 दे, 6 दे, जो भी दे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट ए बी इनवर्स का डिटरमिनेंट का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे बेटा, हमें पता है क्या है बेटे, ए इंटू उसका इनवर्स इज या इक्वल फिर टू आई। ए इनवर्स इंटू ए, दोनों क्या होते हैं बेटा, आई होते हैं ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं। तो दोनों में से मैं कोई एक लेता हूँ, मतलब ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। बेटा दोनों मैट्रिक्स अगर डिटर्मिनेंट इक्वल, बोथ दोनों साइड। मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो दोनों का डिटरमिनेंट भी इक्वल होगा, है ना। तो दोनों के दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले जाता हूँ, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड्स। और बार बार 1000 बार ये थ्योरम हम डिस्कस कर चुके हैं बिना प्रूफ के, ये थ्योरम बिना प्रूफ के डिस्कशन कर चुके हैं कि ए इंटू बी, अगर दो सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी हैं तो ए इंटू बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। बी का डिटरमिनेंट। तो इधर क्या हो जाएगा, ए का डिटरमिनेंट इंटू ए इनवर्स का डिटरमिनेंट। और बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है ना। 1 तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या आ गया बेटे, 1 बाई ए डिटर्मिनेंट। तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज सिंपली इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। ऐसा सोच लो बेटे, मतलब एक इंटरेस्टिंग सा बात बताता हूँ। क्या होता है कि नेचर ऐसे बना हुआ है बेटा, मैथमेटिक्स क्या कोई इन्वेंट करता है क्या, मैथमेटिक्स डिस्कवर किया जाता है, कोई इन्वेंट नहीं करता, क्लियर है ना। मैथमेटिक्स इज डिस्कवर्ड नॉट इन्वेंटेड, ठीक है ना। ये सारे चीजें मतलब नेचर में हैं, हम उसको निकाल रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें पहले, क्लियर हो रहा है मेरे बात, समझ रहे हो सारी चीजें। तो चीजें कितना एक अच्छे से पैटर्न बन के हमेशा रहते हैं, देखो मतलब याद रखने के लिए इजी भी होता है। अरे समझ रहे हो मेरे बात, चलो कुछ ना समझो। यस सर। यस सर। हाँ ओके। हाँ तो यहाँ पर बेटे ए का डिटरमिनेंट 5 दे रखा है, इनवर्स का डिटरमिनेंट 1 क्या बाई होगा, 5। 1/5, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। हाँ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। बी है ना। सर ऑप्शन बी। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके बस आगे चलते हैं। यस सर। अब डिस्कशन करेंगे, शुरुआत करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस से। अब देखो ये जो दे रखा है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस, मतलब रियल लाइफ में हम कैसे डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं रियल लाइफ में, सिर्फ इसके सिलेबस में जितने हैं उतने नहीं, और भी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आपके दिमाग में जितना घुसेगा सिलेबस में उतना ही रखा गया है, तो उतना ही हम पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैट्रिक्स का एप्लीकेशन 2-3 वार्ड प्रॉब्लम करके हम किए थे, एक तरह का एप्लीकेशन किए थे, आपको याद होगा मैट्रिक्स चैप्टर में। मतलब ऐसे सवाल किए थे कि दो, एक पेन का दाम 5 रुपया, दो और एक पेंसिल का दाम 10 रुपया है। राजू मार्केट को गया, 2 पेन खरीदा, 4 पेंसिल खरीदा। हरी मार्केट को गया, 4 पेंसिल खरीदा, 5 पेन खरीदा। तो दोनों मार्केट में कितना कितना रुपया खर्चा किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से वो कर रहे थे। या फिर एक साल में राइस का प्रोडक्शन, व्हीट का प्रोडक्शन, दूसरे साल में राइस का प्रोडक्शन, व्हीट का प्रोडक्शन दिया था, और सवाल पूछ रहा था कि दोनों साल में मिलाकर राइस व्हीट का कितना प्रोडक्शन हो रहा था, तो हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर रहे थे। या फिर ऐसा पूछ रहा था कि एक साल से नेक्स्ट साल तक कितना राइस का प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। और ऐसा भी था, अरे मेरा आवाज सबको जा रहा है तो क्लियरली, मेरा आवाज जा रहा है तो वो इम्पोर्टेंट है कि मैं यस यहाँ सर। पर लिख नहीं रहा हूँ, आवाज यस मेरा सर। जा रहा है, मैं लिख नहीं रहा यस हूँ, सर। बोल रहा हूँ डायरेक्ट। यस सर। कि एक साल में राइस का इतना प्रोडक्शन हुआ, व्हीट का इतना प्रोडक्शन हुआ, और दूसरे साल में राइस एंड व्हीट दोनों का प्रोडक्शन 5 गुना हो गया। तो बताओ नेक्स्ट साल में कितना राइस का प्रोडक्शन हुआ, कितना व्हीट का प्रोडक्शन हुआ। तो यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, एक मैट्रिक्स बना देते राइस कॉलम मैट्रिक्स या फिर वो मैट्रिक्स जो भी आप बना रहे थे राइस एंड व्हीट का, उसमें 5 वो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लेते, जो मैट्रिक्स मिलता था उसका एलिमेंट क्या है बेटे, दूसरे साल का। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम करते थे मैट्रिक्स के वार्ड प्रॉब्लम। तो संडे को बेटा रिवाइज करो पुराना चैप्टर, नहीं तो बेटा एग्जाम जब आएगा ना उस टाइम में एडजॉइंट क्या है वो भूल जाओगे पूरा। एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या है आपका दिमाग में घुसेगा नहीं, ट्रांसपोज क्या है आपके दिमाग में घुसेगा नहीं, ट्रांसपोज वर्ड ही आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। मेरे बात समझ रहे हो, अगर एग्जाम तक रिवाइज रोज रोज नहीं करोगे तो हर संडे पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करो। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है।
और अच्छा, क्रैमर्स रूल आप में से कितनों का स्कूल में था? स्कूल में कितनों का क्रैमर्स रूल था? कोई आईसीएसई वाले हो क्या आप में से? कोई भी आईसीएसई वाले हो? नहीं, नो सर सर। सर सीबीएसई वाले, ठीक। यस सर। अनुभव आईसीएसई, यस सर। आपका क्रैमर्स रूल था क्या? नहीं सर, हम लोग का डिलीटेड था वो सब। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, चलो ठीक है। तो क्रैमर्स रूल अभी भी सिलेबस में नहीं है, हम अलग से चीज पढ़ेंगे। देखो बेटे, डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन एंड मैट्रिक्स में हम अभी क्या पढ़ेंगे? इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 or 3 variables and for checking the consistency of the system of linear equations and checking the consistency of the system of linear equations। हालांकि डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स लगा के ये सब कैसे करेंगे आगे देखेंगे, जो कि 12th का पढ़ाई है। लेकिन ये जो टर्म्स लिखे हैं ये सब 9th के टर्म्स हैं। लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, और उनको सॉल्व करना, और सिस्टम कॉन्सिस्टेंट है कि कॉन्सिस्टेंट नहीं है, ये सब आप स्कूल में 9th क्लास में कर चुके हो। तो चलो उसको थोड़ा रिकॉल करते हैं, फिर हम 12th का पढ़ाई पढ़ते हैं। पहले तो लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब बेटे क्या होगा? बेटे देखो यहाँ पर मैं आपको एक दिखा देता हूँ। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है बेटे? देखो ये एक लीनियर इक्वेशन है 3 वेरिएबल का, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल का एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में बेटे जो वेरिएबल हम यूज करते हैं, एक्स वाई जेड जो वेरिएबल यूज करते हैं उनका पावर 1 रहता है, सबका पावर 1 रहता है। सिंपल वेरिएबल्स आर यूज्ड, उनका पावर 1 रहता है। लेकिन ये जो इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन। क्यों बेटे? यहाँ पर y का पावर देखो बेटे 2 है, देख रहे हो कि? तो बेटे अगर इक्वेशन में एक्स वाई जेड इनमें से किसी का भी पावर बेटे 1 के अलावा कुछ और है, 2 है, मतलब एक्स स्क्वायर उसमें हो, एक्स क्यूब हो, वाई क्यूब हो, वाई टू दी पावर 5/3 हो, एक्स का रूट ओवर हो, एक्स का रूट ओवर मतलब एक्स का पावर 1/2 है ना। एक्स वाई जेड इन वेरिएबल्स का पावर अगर 1 के अलावा कुछ और हो तो वो लीनियर नहीं होंगे, क्लियर है ना? लीनियर मतलब एक्स वाई जेड का पावर 1, इनको बोलते हैं लीनियर यस सर। इक्वेशन। और ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है। अब बेटे सिस्टम क्या होता है बेटे? ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो स्कूल में, कि सपोज बेटे स्कूल में 9th क्लास में था, एक इक्वेशन दिया जाता था x + 2y = 3, एंड सपोज दिया गया है 4x - 2y = 7, फाइंड और सॉल्व और फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर बेटे आपको दो वेरिएबल का 2 लीनियर इक्वेशन दिया है। यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन, और ये 2 लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम है। ये क्या है बेटे? एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये दोनों लीनियर इक्वेशन कॉम्बाइंडली कॉल्ड ए सिस्टम। और इस सिस्टम को जब हम सॉल्व करके जो एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालते हैं, एक्स का एक वैल्यू एंड वाई का एक वैल्यू जो निकल के आता है, वो क्या होता है ना, वो ये दोनों लीनियर इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन निकल के आता है। क्या निकल के आता है? कॉमन सॉल्यूशन निकल के आता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। x + 2y = 3, 4x - 2y = 7। धड़ाक से सॉल्व कर सकते हैं बेटे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, 2y - 2y कट जाएगा, 5x = 10, x = 2, और x = 2 अगर मैं किसी दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल दूंगा तो y का वैल्यू पता चल जाएगा। सपोज यहाँ पर x = 2 डाले तो 2y = क्या होगा बेटे? 3 - x, मतलब 3 - 2, अरे समझ रहे हो? तो y = 1/2। तो ये जो x एंड y का वैल्यू आया, x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 1/2 आया, ये दोनों का कॉमन सोल्यूशन है। मतलब क्या बेटे? कि ये जो पहला इक्वेशन है इसमें अगर आप x के जगह 2 एंड y के जगह 1/2 डालो तो ये ट्रू होगा, आप चेक करके देख सकते हो। x के जगह 2 डालो, y के जगह 1/2 डालो, दोनों ऐड करने से 3 जरूर होगा। एंड दूसरा इक्वेशन में भी x का जगह 2 एंड y की जगह 1/2 डालने से दूसरा इक्वेशन भी ट्रू होगा। तो दोनों इक्वेशन का ये होता है कॉमन सोल्यूशन। तो क्या सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जब सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालते हो तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होता है, ठीक है? उसी तरह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, मानो आपको दिया है
मानो आपको दिया है 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 4, 7x प्लस माइनस 3y प्लस 8z इज इक्वल टू 7, 2x माइनस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 100। बेटे ये एक सिस्टम है, तीनों 3 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन, ये भी 3 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन, ये भी 3 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन, तीनों मिलकर एक सिस्टम है। और इनको जो सॉल्व करके हम एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं वो क्या निकलता है बेटा, तीनों का कॉमन सोल्यूशन है ना, मतलब तीनों इक्वेशन को एक्स वाई जेड सेटिस्फाई करेगा। क्लियर और नॉट? अच्छा, एवरीबॉडी Yes, गेट sir. इट? ओके। Yes, sir. अब दो वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल का जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने के लिए स्कूल में 3 मेथड बताए गए थे। एक मेथड बताया गया था वेरिएबल एलिमिनेशन, वेरिएबल एलिमिनेशन में हम सिंपली क्या करते हैं बेटे, दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन को पकड़ते हैं। मानो ये पहला इक्वेशन को पकड़ा और उस पहला इक्वेशन में जो दे रखा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये पहला इक्वेशन में से x या फिर y को किसी एक को दूसरे में एक्सप्रेस करते थे। मानो मैं x को y में एक्सप्रेस करता हूँ, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। और जो सेकेंड इक्वेशन है, उस इक्वेशन में मैं x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y पुट कर देता था, मतलब 4 इंटू एक्स का जगह 3 माइनस 2y पुट करता था। और ऐसा करने से मुझे एक वेरिएबल x एलिमिनेट हो गया। देखो बेटे, वेरिएबल x एलिमिनेट हो गया, इसलिए उसको बोलते हैं वेरिएबल एलिमिनेशन। मतलब ये प्रोसेस है, हमने एक वेरिएबल x को एलिमिनेट कर दिए और ये जो सिंपल सा इक्वेशन मिला, इसको सॉल्व करके हमें a का वैल्यू मिल जाएगा आराम से, बड़े आराम से मिल जाएगा। सॉरी, y का वैल्यू मिल जाएगा बड़े आराम से। अभी यही y का वैल्यू को आप इसमें डाल के x का वैल्यू पता कर सकते हो, है ना, इस x। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल एलिमिनेशन। दूसरा जो मेथड है, जिसको हम ऑलरेडी अभी कर चुके हैं, अभी जस्ट करके किए थे, Substitution. हाँ, सब्स्टिट्यूशन, यही, ये तो वेरिएबल एलिमिनेशन, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। दूसरा मेथड क्या होता है बेटे, आप दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट को सेम करते हो या फिर y का कोफिशिएंट को सेम करते हो, है कि नहीं। तो सपोज आप ये इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 4 है, ये इस इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट को 4 करते हो। कैसे करोगे, दोनों में 4, सॉरी ये इक्वेशन में 4 मल्टीप्लाई करके, है ना, इक्वेशन 1 में 4 मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 12। और दूसरा इक्वेशन ऑलरेडी उसमें x का कोफिशिएंट 4 ही है। फिर आप क्या करते थे बेटे, ये 4x को एलिमिनेट कर देते माइनस करके, है ना, आपको पता है। या फिर डायरेक्ट भी यहाँ पर ऑलरेडी y का कोफिशिएंट दोनों में सेम है 2 2, तो डायरेक्टली बेटे दोनों को ऐड करने से माइनस 2y प्लस पे कट जाएगा। क्लियर है ना। तो ये एक प्रोसेस है, आपको याद है ये प्रोसेस। तीसरा Yes. प्रोसेस जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओडिया में हम उसको बोलते हैं वज्र गुणन पद्धति, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं बेटे, मानो मुझे दो लीनियर इक्वेशन दिया है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, सॉरी b2y। अब देखो बेटे, ध्यान रखो, इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो बेटे दोनों लीनियर इक्वेशन के कांस्टेंट को हम राइट में रखते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऐसे भी दे सकता है बेटे आपको a1x प्लस b1y माइनस c1 इज इक्वल टू 0 भी दे सकता है, लेकिन इस फॉर्मेट में करने के लिए हम कांस्टेंट को माइनस c को राइट में लेके राइट में कांस्टेंट को रखते हैं, ठीक है। फिर हम बेटे एक फॉर्मूला लिखते हैं बेटे, x डिवाइड बाई इज इक्वल टू y डिवाइड बाई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, एक फॉर्मूला लिखते हैं। याद है, याद आ रहा है कितनों को याद आ रहा है फॉर्मूला? यस सर। Yes, sir. Yes. बेटे x का कोफिशिएंट क्या है बेटे, a है, दोनों में x का कोफिशिएंट a है, ठीक है ना। तो a को भूल जाओ, a को भूल जाओ बेटे। पहले तो साइक्लिक ऑर्डर समझ में आता है, a b c, c के बाद a आएगा ना साइक्लिक ऑर्डर में। x का कोफिशिएंट a को भूल जाओ बेटे, bc लिख दो, bc माइनस bc लगा दो 1 2 2 1, अरे समझ रहे हो ना, b1 c2 माइनस b2 c1। y का कोफिशिएंट कौन होता है बेटे, b को भूल जाओ, ac, क्लियर ऑन ac। लेकिन ac है ना ca, साइक्लिक ऑर्डर में कौन होता है, ca होता है ना साइक्लिक ऑर्डर में, अरे
सर CA। सी ए है ना, तो लिखो सी ए माइनस सी ए है ना, का माइनस का, ठीक है, 1 2 2 1, अरे समझ रहे हो। और 1 के नीचे बेटे A1 B2 माइनस A2 B1, क्लियर और नॉट, ऐसे लिखते थे फॉर्मूला। हेलो, गेट इट, गेट इट, ये सर। ओके। यस सर। और ये A1 B ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 सब यही इसी से मिल जाएंगे हमें। मिलने के बाद x क्या होगा बेटे, x बाई दिस इज इक्वल टू 1 बाई दिस, तो x क्या हो जाएगा बेटे, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके B1 C2 माइनस B2 C1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1, y क्या हो जाएगा बेटे, ये जाके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ C1 A2 माइनस C2 A1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये भी एक मेथड है, ऐसे भी हम एक्स वाई का वैल्यू निकालते थे। लेकिन ये सब स्कूल का पढ़ाई था, अब हम एक दूसरे तरह से निकालेंगे, क्लियर और नॉट। अच्छा, अब देखो बेटे ये चीज जो कि अभी डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में इसका कोई लेना देना नहीं, डिटरमिनेंट चैप्टर में इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर ये चीज आपको पता भी ना हो तो डिटरमिनेंट चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन पता चलना चाहिए, क्योंकि पहला चीज ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं, दूसरा चीज 12th में पढ़ने वाले हैं 3D चैप्टर में, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री सेकंड ईयर में है। लेकिन इस चैप्टर में कोई लेना देना नहीं है बेटे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल represents a straight line, फर्स्ट में पढ़े थे, याद है, स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन, फर्स्ट में पढ़े थे। A linear equation in 2 variable represents a straight line in a plane। बेटे ये जो इक्वेशन दे रखा है ना बेटे, 2 वेरिएबल का x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कि नहीं बेटे, अरे एक्स वाई प्लेन में स्ट्रेट Yes, लाइन sir. बना सकते हो कि नहीं, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, ये सर। सेकंड, linear equation in 3 variables represent a plane in space। बेटे ये देखो 3 वेरिएबल का एक लीनियर इक्वेशन है, और ये पढ़ेंगे हम 12th में 3D में, ठीक है ना। लेकिन आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि जब आपको रिवीजन करवा रहा था इंट्रोडक्शन टू 3D चैप्टर में, मैंने आपको बताया था, आई थिंक याद आ रहा है कि 3 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है स्पेस में, ऐसे बताया था शायद, मुझे याद आ रहा है। तो देखो 3 वेरिएबल ये का सर। लीनियर बताया था, यस बेटा, देखो 3 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है बेटा, देखो, और ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। इनके बारे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पर इनका कोई जरूरत नहीं है डिटरमिनेंट चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, और एक फैक्ट देखते हैं बेटे, देखो ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया है, ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल दिया है, क्लियर और नॉट। अच्छा ये सर। बेटे सॉल्यूशंस, जो सॉल्यूशन हमें निकाल रहे थे, तीनों इक्वेशन को सॉल्व, मतलब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो सॉल्यूशन निकालते, उसके बारे में फैक्ट पढ़ेंगे, जिस फैक्ट को मैं 11th में चिल्ला चिल्ला कर आपको 1000 बार बोला था। क्या बोला था बेटे, देखो सपोज 2 वेरिएबल है एक्स वाई 2 वेरिएबल है, और बेटे एक्स वाई दोनों का वैल्यू निकालने के लिए बेटे, एक्स वाई दोनों का वैल्यू निकालने के लिए 2 वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेटे हमें मिनिमम 2 इक्वेशन की जरूरत होगा। मैं दोबारा बोलता हूं, 2 वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें मिनिमम 2 इक्वेशन की जरूरत होगा। 2 से अगर ज्यादा है चलेगा, कोई नहीं, 3 4 5 है, 1000 है चलेगा, लेकिन 2 मिनिमम इक्वेशन चाहिए बेटे। अगर एक इक्वेशन में आपको देता हूं, सपोज मैं आपको 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 देके बोला सॉल्व दिस, ये पागलपंती का बात है, क्योंकि बेटे देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस टू दिस इक्वेशन, क्योंकि बेटे दिस इज एन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, और वो सारे पॉइंट्स का अपना एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, और वो सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो एक इक्वेशन का तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, क्लियर और नॉट। लेकिन अरे समझ रहे हो मेरा बात, लेकिन दो वेरिएबल एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए हमें मिनिमम, हमारा सिस्टम में मिनिमम 2 इक्वेशन जरूरी है। उसी तरह बेटे 3 वेरिएबल का अगर मतलब इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए मिनिमम 3 इक्वेशन तो चाहिए, 3 से कम होगा तो नहीं निकाल पाएंगे, 3 या फिर 3 से ज्यादा चलेगा। और इंटरेस्टिंगली बेटे कि सपोज
दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो मतलब दो इक्वेशन दिया है, तो इनको सॉल्व करके जो हम एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, जरूरी नहीं कि एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा, मे बी सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सॉल्यूशन आएगा, नहीं भी आ पाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर और नॉट? मेरे बात समझ रहे हो? तो जब हम एक सिस्टम को सॉल्व करते हैं, ध्यान रखो बेटे, नॉट गारंटीड बट लाइकली, ठीक है, when the number of equations when the number of equations is same as the number of variables, there is likely to be a solution, नॉट गारंटीड बट लाइकली, सॉल्यूशन निकल भी सकता है। वेरिएबल तो दो इक्वेशन चाहिए, तीन वेरिएबल Yes, वाले तो तीन इक्वेशन चाहिए मिनिमम। अच्छा, सपोज हमारे पास दो वेरिएबल वाले दो इक्वेशन है, तो क्या गारंटी है क्या सॉल्यूशन मिल जाएगा? नो, नॉट गारंटीड। सपोज हमारे पास तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल वाले, तीन लीनियर इक्वेशन तीन वेरिएबल वाले, तो क्या गारंटीड सॉल्यूशन मिल जाएगा? नो। तीन no, केसेस बेटे अराइज हो सकते हैं, तीन केसेस अराइज हो सकते हैं, तीन केसेस। केस नंबर वन, हो सकता है आपको बिल्कुल सॉल्यूशन ही ना मिले, और मैं आगे ज्योमेट्रिकली भी समझाऊंगा, डोंट वरी। केस नंबर वन, हो सकता है बिल्कुल सॉल्यूशन ना मिले, मतलब जो सिस्टम दे रखा है, सपोज दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन दे रखा है, दोनों का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन ना हो, कोई भी एक्स वाई वैल्यू ना निकले। वन सॉल्यूशन, हो सकता है एक यूनिक पेयर ऑफ सॉल्यूशन है, मतलब एक एक्स का एक वैल्यू, वाई का एक वैल्यू आए। हो सकता है इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मतलब एक्स वाई एक पेयर है, और एक एक्स वाई पेयर, और एक एक्स वाई, से इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एक्स वाई पेयर आ जाए। क्लियर और नॉट? तो ऐसे तीन केसेस अराइज हो सकते हैं बेटे। जो पहला केस जिसमें बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं मिलता है, उस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं बेटे इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटे? इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। अगर एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं मिला, तो उसको बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। और अगर बेटे आपका सिस्टम का सॉल्यूशन मिला, आइदर वन सॉल्यूशन मिला या फिर इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिला, तो हम उनको बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट सिस्टम। मेरा बात समझ रहे हो? क्लियर और नॉट? yes sir. हाँ, तो यहाँ पर वही लिखा है, देखो बेटे, व्हेन देयर इज नो सॉल्यूशन द इक्वेशंस आर कॉल्ड इनकॉन्सिस्टेंट, वन और इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इक्वेशंस आर कॉल्ड कॉन्सिस्टेंट। यू गेट इट? आगे चले। अच्छा, ज्योमेट्रिकली बेटे अभी उसका मतलब भी थोड़ा समझ लेते हैं, ये लास्ट बेटे खाली, उसके बाद 12th का शुरू हो जाएगा। पहले तो बेटे आपको याद होगा, स्कूल में एक मेथड पढ़े थे कि कब सपोज हमें दो, क्योंकि स्कूल में दो वेरिएबल का सिर्फ था, और अभी भी दो वेरिएबल का बारे, एक सेकंड, एक सेकंड गाइज, ओके, बस। हाँ, तो बेटे स्कूल में आपका ये जो कॉन्सिस्टेंसी एंड इनकॉन्सिस्टेंसी को लेके बेटे एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था, और उसको मैंने 11th वाले फॉर्मूला के साथ 11th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपको को रिलेट करवाया था। देखो बेटे, सपोज मुझे ऐसे एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन दे रखा है, और मुझे इसको डायरेक्ट बोला है, स्कूल में ऐसा सवाल आता था आपका कि फाइंड आउट वेदर दिस सिस्टम इज consistent or inconsistent, and if it is inconsistent, whether it if it is consistent, whether it has unique solution or it has infinitely many solution। तो उसके लिए आपको तीन फॉर्मूले पढ़ाए गए थे, और फॉर्मूला थोड़ा देख लेते हैं बेटे। सपोज आपको इक्वेशन दिया है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अगर बेटे दो एक्स कोफिशिएंट दोनों का a1/a2 है ना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, मेरे पास समझ रहे हो, दोनों का एक्स कोफिशिएंट का रेशियो कॉरिस्पॉन्डिंग वाई कोफिशिएंट का रेशियो के साथ अगर इक्वल नहीं हुआ, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इट विल हैव यूनिक सोल्यूशन, मतलब ये दोनों को सॉल्व करके एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। क्लियर और नॉट? अगर बेटे a1/a2 yes इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो गया, मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों अगर इक्वल हो गए, तो बेटे इट विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इट विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। लेकिन अगर बेटे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2 हुआ, तो नो सॉल्यूशन एट ऑल, नो सॉल्यूशन एट ऑल। और मैं इसको आपको ज्योमेट्रिकली समझाना चाहूंगा, मेरे बात समझ रहे हो? ज्योमेट्रिकली देखो बेटे, पेइंग अटेंशन एवरीबॉडी।
अच्छा Yes, sir. yes sir. हाँ, देखो बेटे, ये जो दो इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो दो इक्वेशन है, दोनों एक एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। बोथ ऑफ देम रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये एक अपना स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये अपना स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और जब बेटे हम एक, सपोज मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, बेटे ये दोनों इक्वेशन एक एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और बेटे दोनों को जब सॉल्व करके एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालते हैं, बेटे मानो इन दोनों को सॉल्व करो जल्दी, मुंह में जल्दी सॉल्व करो बेटे, ऐड कर दो बेटे, वाई माइनस में कर जाए, 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2 है ना, और y कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3/2, तो 1 माइनस 3/2 तो -1/2 है ना, वही हो जाएगा -1/2। अरे समझ रहे हो मेरा बात, हेलो? हाँ, -1 तो इन दोनों को सॉल्व Yes, sir. करके जो एक्स वाई का वैल्यू आता है बेटे, वो क्या आता है पता है ना? देखो बेटे, ये स्ट्रेट लाइन, ये फर्स्ट में पढ़ाया था 11th में, ये स्ट्रेट लाइन अपना स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये इक्वेशन अपना स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और दोनों को सॉल्व करके जो एक्स वाई वैल्यू निकलता है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट्स मिलता है। मेरा बात समझ रहे हो? दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि बेटे इन दोनों का जो सोल्यूशन होता है, वो दोनों दोनों का कॉमन सोल्यूशन होता है। और सही बात है बेटे, ये दोनों लाइन के ऊपर है ना बेटे, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी है, इस लाइन के ऊपर भी है, मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है जो बोला? क्लियर? क्लियर? yes sir. Yes, अच्छा, sir. तो देखो बेटे, yes sir. जब दोनों इक्वेशन में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है, दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। देखो बेटे, ये स्ट्रेट लाइन अभी दोनों एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर, आगे चल के और कोई भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो उस पॉइंट का एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा, मतलब एक्स वाई एक पेयर बस मिलेगा, मतलब एक एक्स वाई वैल्यू मिलेगा, एक यूनिक सोल्यूशन। क्लियर और नॉट? अगर बेटे ऐसा Yes, sir. सिचुएशन आया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आया, तो बेटे ये थर्ड वाला सिचुएशन क्रिएट होगा, मतलब दोनों लाइन कोइंसिडेंट होंगे। क्या होंगे? दोनों लाइन कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब बेटे एक दूसरे के ऊपर होंगे। मेरा बात समझ रहे हो? Coincident. सेम लाइन हो जाएंगे। Overlap. दोनों लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर है, तो इसका मतलब बेटे दोनों लाइन एक दूसरे को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं? इन्फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं, Infinite. है ना? दो लाइन जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो दोनों का कॉमन पॉइंट होता है, और ये दोनों लाइन का इन्फाइनाइट कॉमन पॉइंट है। तो इन्फाइनाइटली मेनी पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और हर पॉइंट का अपना एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो इसका कितना है? देखो, यहाँ पर भी उसका एक सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ पर भी एक सोल्यूशन मिलेगा एक्स वाई, यहाँ पर एक एक्स वाई सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ पर एक एक्स वाई सोल्यूशन। तो कितने ऐसे एक्स वाई सोल्यूशन मिलेंगे बेटे? इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ऐसा सिचुएशन कब क्रिएट होता है? जब ये होता है। लेकिन जब बेटे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है बेटे, तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है, दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो दोनों स्ट्रेट लाइन जब पैरेलल हो जाएंगे बेटे, तो दोनों एक दूसरे को कोई भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दे वोंट हैव एनी सॉल्यूशन, दे वोंट हैव एनी सॉल्यूशन। क्लियर और नॉट? ठीक है, अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हेलो एवरीबॉडी, पेइंग अटेंशन। Yes, sir. Yes. 2x plus 3y is equal to 7y, 6x plus 9y is equal, सॉरी y क्या लिख दिया, सॉरी 7 इज इक्वल टू 21। जरा देखो बेटे, यहाँ पर a1/a2 2/6, b1/b2 3/9, c1/c2 7/21, तीनों क्या आ रहे हैं बेटे? 1/3 1/3 1/3। देख रहे हो? तीनों इक्वल है, देख रहे हो कि नहीं? ऑल ऑफ देम इक्वल, मतलब दे विल हैव हाउ मेनी सॉल्यूशंस? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्लियर ना? Infinite solution. और बेटे इसको थोड़ा अगर गहराई से सोचो, दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के ऊपर ही होंगे, दोनों सेम ही लाइन है। क्योंकि जरा सोचो, ये इक्वेशन में से अगर आप 3 कॉमन ले आओ, तो बेटे इक्वेशन में से दोनों साइड में हम सेम चीज कॉमन ला सकते हैं ना, काट सकते हैं ना सेम चीज। तो यही, ये दोनों इक्वेशन सेम इक्वेशन है बेटे। क्या है? दोनों इक्वेशन कोई दो अलग अलग इक्वेशन है क्या? दे आर द सेम इक्वेशन।
अरे मेरे बात समझ रही हो, एक ही इक्वेशन है वो, तो Yes, इसका sir. नेगेटिव मेनी सोल्यूशन। अच्छा, अगर बेटे आपको ऐसा हुआ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 8, बेटे यहाँ पर देखो बेटे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो रहा है, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो रहा है, देख रहे हो। तो यहाँ पर बेटे क्या होगा Yes, बेटे, sir. यहाँ पर नो सॉल्यूशन, यहाँ Sir, पर no solution. नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। और अगर बेटे, हाँ अगर बेटे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, कल के क्लास में देखिए सर, क्या 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 हुआ। 10th क्लास के वैसे हाँ मैं रिकॉल करवा रहा था, ठीक है, क्योंकि बेटे जो 10th क्लास की जो चीज़ें हैं ना, ये सब भी एंट्रेंस में काम आएंगे और 12th में भी काम आएंगे, सारे जो रिकॉल करवा रहा था, ठीक है, ध्यान रखो। क्योंकि बेटा जब मैं प्लेन पढ़ाऊंगा ना, 3D पढ़ाऊंगा, तो 3D में ये सारे चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन फिर से मतलब ब्रीफली करेंगे, तो वहाँ पर आपको रिकॉल होना चाहिए, इसलिए तो बेटे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सारे जो चीज़ें पढ़े ये सब इंट्रो था, और इनका डिटर्मिनेंट चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, क्लियर ना। डिटर्मिनेंट चैप्टर से इनका कोई लेना देना नहीं है। कल हम करेंगे डिटर्मिनेंट लगा के कैसे हम मतलब मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को इस्तेमाल करके कैसे हम एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। टाइम हो गया, आज इतना ही रखते हैं, क्या बोलते हो। यस Yes, sir. ओके।